Good morning, everyone. As you know, students, we are studying fifth unit adulthood, and today we will start next chapter. This is financial management and planning. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट का, जिसका नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। इसके अंतर्गत हम वित्तीय प्रबंधन पढ़ेंगे क्या होता है और योजना पढ़ेंगे वो क्या होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम, और सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं। वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। देखिए बच्चों, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन है, देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा शब्द लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग बहुत इजी है। इसका मीनिंग क्या है, वित्तीय प्रबंधन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु धन के कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन को हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। अब इसको बहुत इजी सी लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारा जो धन है, उस धन का उचित प्रयोग करना, जैसे बचत करना या कहीं पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, अपने धन का उचित प्रयोग, बचत और इन्वेस्टमेंट, ये ही वित्तीय प्रबंधन है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ हैं जो बच गए हैं आपके पास। अब आपको उन्हें क्या करना है, कहीं पर सेविंग करनी है उनकी, ठीक है। तो आप उनको सेविंग करते हैं या फिर आप उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ही इसमें पढ़ेंगे आप कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। देखिए, कोई भी परिवार है यदि, तो उसकी जो आय है, वो आय क्या है उसका, वो कहाँ से प्राप्त होती है। उस परिवार को कहीं से सैलरी मिलती है, किराया आता है, ब्याज मिलता है, बोनस मिलता है, या फिर यदि वो रिटायर हो गया है उसके बाद उसको जो पैसा मिलता है वही तो उसकी आय है। परिवार की सभी प्रकार की जो आय है, उनका सोच समझकर और समुचित रूप से मूल्यांकन करने के उपरांत जो हम उसका उपयोग करते हैं, उसको ही हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो एक परिवार है, उसको उसकी जो भी विभिन्न आय हैं, उसके विभिन्न साधनों के उचित उपयोग और अधिकतम उनको संतुष्टि प्रदान करना होता है। किसी भी परिवार का जो जीवन स्तर है, वो उसकी आय पर ही निर्भर करता है कि उसका जीवन स्तर कैसा है। मान लीजिए ये नहीं पता कि उसकी आय रेगुलर है या नहीं है, स्टेबल इनकम है या नहीं है, तो इसलिए उसको अपना जो जीवन स्तर है, जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए जो धन है, उसको एक संसाधन के रूप में इस तरह से मैनेज करे कि उसको यदि किसी समय पर इनकम नहीं हो रही है, तो उस समय पर भी उसको धन की आवश्यकता जो पड़े, तो जो उसने मैनेज कर रखा है, अपना धन सेविंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस धन को प्रयोग कर सके। इसी को धन प्रबंधन कहते हैं। अपने धन को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से सोच विचार कर सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट करना कि हमें कभी आपत्ति के समय या कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि हमें उस समय पर वो हमारा धन काम आ जाए, तो उसको सोच समझकर उसका सेविंग करना उसकी और उसका इन्वेस्टमेंट करना, ये ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो आई होप आपको वित्तीय प्रबंधन समझ आ गया है क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं अब वित्तीय नियोजन या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब इसको प्लानिंग करते हैं हम। प्लानिंग में देखिए, जो हमारे पास उपलब्ध धन है, उसका विवेकपूर्ण तरीके से या सोच विचार कर उपयोग के लिए वित्तीय नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया वित्तीय नियोजन कहलाती है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको बहुत इजी सी लैंग्वेज में समझते हैं। जो किसी व्यक्ति के पास धन है, जो परिवार की इनकम है, उसका इस तरह से बजट बनाया जाए एक, कि उस बजट से जो पारिवारिक आय का जो उपयोग है, वो इस प्रकार से किया जाए जिससे परिवार के सभी सदस्य जो भी हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उसके साथ साथ जो परिवार के लक्ष्य हैं, बहुत जो उनके लक्ष्य हैं, उनको भी प्राप्त कर सके,
और एक अच्छे बजट का निर्धारण तथा उसे प्रभावी ढंग से लागू करने से परिवार के लिए जो उसके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए इस तरह से अपना बजट बनाएं कि परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और उनको जो भी उनके लक्ष्य हैं वो अचीव कर लें। तो अब हम ये जो फाइनेंशियल हमने नियोजन किया है, जो हमने प्लानिंग की है कि हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से हमने 80 रुपये खर्च कर दिए हैं ज़रूरी आवश्यकताओं पर और हमारे पास 20 रुपये बच गए हैं, तो वो 20 रुपये हमें किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं सभी व्यक्तियों की, लेकिन आवश्यकताएं इसमें पूरी हो जानी चाहिए। अब ये जो हमने वित्तीय नियोजन किया है उसका हमें क्या क्या लाभ होगा वो देखते हैं हम कि वित्तीय नियोजन यदि हम करते हैं, अपने धन का उचित उपयोग करते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ होता है। देखिए, यदि हमने प्लानिंग कर ली है पहले से ही तो क्या होगा, हम जो वो वस्तुएं हैं जो जरूरी नहीं है वो वस्तुएं नहीं खरीदेंगे और जो हमारा धन का जो अपव्यय है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हैं नहीं खरीदेंगे तो हमारा धन वेस्ट नहीं जाएगा। वित्तीय नियोजन या फिर प्लानिंग के कारण आय का जो कुछ भाग है उसको हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है, और हम किसी से पैसे मांगने की या फिर ऋण लेने की आदत से बच सकते हैं यदि हमने प्लानिंग कर ली है। और यदि प्लानिंग नहीं की है तो क्या होगा कि हमने मंथ के शुरू में तो बहुत सारे खर्चे कर लिए और लास्ट में जब मंथ आया तो हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम क्या कर रहे हैं, उससे पैसे लेकर आ रहे हैं, उससे पैसे लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये वित्तीय नियोजन का लाभ होता है। अब हम देखते हैं प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट। ये प्रबंधन क्या होता है? देखिए, प्रबंधन का मतलब है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है, अपने सीमित संसाधनों का कुशल तथा प्रभावी प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। जो भी हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनका सोच विचार कर कुशल तरीके से प्रयोग करके हम जो हमारे लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। ये हमारा प्रबंधन हो गया। अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे पास साधन हैं उनको सोच विचार कर उपयोग करना, ठीक है। उनको यदि हम सोच विचार कर उपयोग करेंगे तो हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम ये संसाधन देखते हैं कि ये संसाधन क्या है। देखिए, हमने पहले भी ये संसाधन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन पढ़े थे। मानवीय संसाधन कौन से थे हमारे? जैसे ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, समय और ऊर्जा। जिन बच्चों ने सारी वीडियो देखी है उन्हें एकदम से याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। और भौतिक संसाधन कौन से होते हैं? आवास, हमारा धन, ठीक है, हमारे घर में बेड है, हमारे घर में पंखा है, ये सब क्या है? ये हमारे भौतिक संसाधन हो गए। सामुदायिक संसाधन क्या है? आपका स्कूल, लाइब्रेरी, पार्क, ये सब आपके सामुदायिक संसाधन हो गए। तो इनका ये जो संसाधन है इनका बुद्धिमत्तापूर्वक सोच विचार कर उपयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। जहां पर जितने ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रबंधन। अब हम इसके बाद जो देखते हैं वो देखते हैं पारिवारिक आय, फैमिली इनकम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है कि पारिवारिक आय क्या होती है। देखिए, जो पारिवारिक आय, किसी भी परिवार की आय एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान, मान लीजिए समय अवधि हो गया, क्या समय अवधि हो गया यहाँ पर 1 महीना, ठीक है। ये जो समय अवधि है इसकी बात कर रहे हैं हम। समय अवधि के दौरान बहुत सारे स्रोतों एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवाओं तथा सुविधाओं को हम क्या कहते हैं? हम इसको पारिवारिक आय कहते हैं। इसको आप इजी शब्दों में क्या समझते हैं? पारिवारिक आय का मतलब क्या होता है? परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा एक निश्चित अवधि में, जैसे 1 महीने में, सभी प्रकार की आय, ठीक है, जो भी उनको प्राप्त हो रही है सभी सदस्यों को, जिसमें वो अपने ज्ञान का यूज कर रहे हैं, अपने कौशल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी वो धन या फिर सेवाएं या फिर सुविधाएं जो भी वो कमाते हैं उसी को पारिवारिक आय कहते हैं। किसी को ये पारिवारिक आय दैनिक रूप से मिलती है, रोजाना, रोज काम करा रोज पैसे मिल गए। किसी को वीकली मिलती है, किसी को मंथली मिलती है,
ठीक है। तो इसको इजी शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वित्त वर्षीय आय का अर्थ क्या है? परिवार की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की आय, ठीक है, पूरे साल की आय। ये कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है? मजदूरी के रूप में प्राप्त हो सकती है ये, ठीक है, किसी को मजदूरी के रूप में मिल सकती है ये, किसी को किराए के रूप में, किसी ने गिफ्ट दिया, सब्सिडी मिली, वेतन मिला, ब्याज मिला, किसी को कारोबार से लाभ हुआ, कमीशन मिला, पेंशन मिली, ठीक है, पेंशन के अलावा बोनस मिला, दान में मिला, चैरिटी, लाभांश, रॉयल्टी या फिर आर्थिक सहायता। इस तरह से किसी भी व्यक्ति को जो ये इनकम प्राप्त होती है उसे हम पारिवारिक आय कहते हैं। आई होप फैमिली इनकम आपको समझ आ गया है क्या होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं मुद्रा या फिर धन और उसके कार्य, ठीक है। धन विनिमय का माध्यम है जो कि बैंक, नोट तथा सिक्कों के रूप में होता है, ठीक है। ये मनी क्या है? ये वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब हम देखते हैं इस धन के क्या क्या कार्य हैं। धन के कार्य देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है ये विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। आपने 2 किलो सब्जी खरीदी, उसके बदले क्या दिया? पैसे दिए आपने। तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जो वस्तुएं हैं उनको मुद्रा के बदले में बेचता है और मुद्रा के बदले में खरीदता है। अब हमारा ये हो गया पहला। अब हम दूसरा देखते हैं, मूल्य का माप, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मुद्रा क्या काम करती है? मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक के रूप में कार्य करती है जिससे सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मूल्य का माप हो गया। अब देखते हैं कि देखो, धन एक ऐसी चीज है जो संबंधित है वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है तथा जिसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो धन एक ऐसी चीज है जो सामान्यतः वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है और जिसके बदले में हम अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारा मुद्रा का महत्व। इसके बाद अब हम देखते हैं धन का महत्व को और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि धन सब कुछ नहीं है, परंतु आपको सब कुछ खरीदने के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। ये बिना मनी के आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, मनी जरूरी है। ये जो धन है ये विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ये जो धन है ये मूल्य के मानक के रूप में कार्य करता है जिसके कारण यह एक ही प्रकार की बहुत सारी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य की तुलना करने को आसान बनाता है और जिसके कारण सर्वोत्तम विकल्प जो भी है उसे हमें सेलेक्ट करने में आसानी होती है। ये जो धन है ये बहुत सारे प्रकार के लेन देन के मानक के रूप में भी कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं पारिवारिक आय के प्रकार। देखिए, जो पारिवारिक आय है, फैमिली इनकम जो हमने पढ़ा था, अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि ये कितने प्रकार की होती है। ये एक तो होती है मौद्रिक आय, एक होती है वास्तविक आय और एक होती है आत्मिक आय। हम तीनों को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि इनकम के टाइप्स कितने होते हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। इसमें जो वास्तविक आय है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक होती है प्रत्यक्ष आय और एक होती है अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। एक हो गई आपकी डायरेक्ट रियल इनकम और एक हो गई आपकी इनडायरेक्ट रियल इनकम। चलिए, तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मौद्रिक आय या फिर मनी इनकम क्या होती है। मनी इनकम क्या है? जो मौद्रिक आय है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में किसी निश्चित समय में किसी भी परिवार को प्राप्त होती है, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। एक निश्चित टाइम में तक कार्य करने के बाद नगद पैसों के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। आपने कहीं पर 1 महीने के लिए काम किया, उन्होंने उसके बदले में आपको 1 महीने की सैलरी दे दी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी
मौद्रिक आय या फिर मनी इनकम। इसको इजी शब्दों में हम कैसे कहेंगे? जो मौद्रिक आय है वो रुपयों के रूप में या पैसों के रूप में वो क्रय शक्ति है जो एक निश्चित समय में एक परिवार को मिलती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक आय। ये मजदूरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, वेतन हो सकता है, किराया हो सकता है, कमीशन हो सकता है, लाभांश, ब्याज, सेवानिवृत्ति या फिर रॉयल्टी हो सकती है। किसी भी रूप में ये मिल सकती है। तो ये हो गई मौद्रिक आय। इसके बाद अब हम देखते हैं इस मौद्रिक आय के आवाक और प्रवाह, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है तो उसको तो एक निश्चित टाइम है कि इस 1 तारीख को उसको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई किसान व्यक्ति है तो उसको तो 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी। तो उसकी आय कैसी होती है? उसकी आय अनियमित होती है, क्योंकि जो किसान है उसकी आय तभी मिलेगी जब वो बाजार जाएगा, अपनी फसल को बेचेगा, चाहे वो साल में 1 बार बेचे, चाहे साल में 2 बार बेचे, तो उसकी आय उसको तब प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसके आवक और प्रवाह अलग अलग होते हैं। अब हम सेकंड लेते हैं रियल इनकम या फिर वास्तविक आय। ये जो रियल इनकम है इसका जो मीनिंग है उस आय से है जो धन के अलावा कोई सुविधा, सेवा या वस्तु के रूप में परिवार को एक निश्चित समय के दौरान प्राप्त होती है, उसे हम रियल इनकम कहते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, उसकी वहाँ पर सेवा के बदले जो उसको सैलरी मिलती है उसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल गई उसको। ठीक है, उस तरह की जो सेवाएं मिलती हैं, मान लीजिए उसको कैब मिल रही है जो उसको लेकर आएगी छोड़ कर आएगी, जो फ्री में मिल रही है उसको। ठीक है, तो वो उसकी कौन सी इनकम होती है? वो उसकी रियल इनकम होती है। अब हम इस रियल इनकम के प्रकार देखते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले डायरेक्ट रियल इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट रियल इनकम, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय या फिर डायरेक्ट रियल इनकम। ये जो प्रत्यक्ष वास्तविक आय है ये क्या होती है? ये जो प्रत्यक्ष वास्तविक आय है ये वो सेवाएं होती हैं या ये वो फैसिलिटीज होती हैं जो किसी भी परिवार के सदस्य को बिना धन खर्च किए, यहाँ पर धन कुछ नहीं करना, खर्च, बिना धन खर्च किए अपने प्रयत्नों के बाद या फिर सामुदायिक सेवाओं का प्रयोग करने के बाद प्राप्त होती हैं, उसे हम प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के सदस्य हैं वो अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं और अपने कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, अपने गुणों का प्रयोग करके स्वयं कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने कपड़े घर पर खुद सिलना, घर का टिफिन लेके जाना, वहाँ पर टिफिन नहीं लेना, बाजार में पेस्ट्री, पैटीज, ये सब चीज़ें खरीद कर नहीं खाना, बल्कि क्या करना? अपने घर से टिफिन लेकर जाना, अपने घर में ही सब्जियां उगाना। ठीक है, अपने घर में कुछ खराब हो गया, मान लीजिए कोई प्लग खराब हो गया, उसको खुद सही कर लेना। तो यहाँ पर कोई पैसा उनको खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो बिना पैसों के जो जो उन्हें इनकम होती है उसे प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। इसमें एक आती है सामुदायिक सेवाएं, वो भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ दिखाने नहीं गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराया। ठीक है, तो सामुदायिक सेवाओं का यूज कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो आपकी डायरेक्ट रियल इनकम ही हुई। मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, उसके बदले आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते तो वहां पर आपको फीस भी देनी पड़ती। अब जो आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा बच रहा है वो पैसा आपका क्या है? वो पैसा आपका डायरेक्ट रियल इनकम है। वो पैसा आपका ज्यों का त्यों डायरेक्ट रियल इनकम में काउंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट रियल इनकम या फिर अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होती है। डायरेक्ट रियल इनकम का एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, अपने ज्ञान का यूज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने नहीं भेज रहे हैं। लेकिन यदि बाहर पढ़ाने भेजते कहीं ट्यूशन पे तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता, तो वो पैसा हमारा बच रहा है। तो बिना धन व्यय किए जो भी पैसा, ठीक है, जो भी बिना धन व्यय किए जो भी सेवाएं हैं
वो हम जो सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं या सुविधाएं होती हैं जो परिवार के सदस्यों को मिलती हैं, उसे ही प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। अब हम अप्रत्यक्ष वास्तविक आय देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक आय उन सुविधाओं और वस्तुओं के प्रयोग को कहते हैं जो एक परिवार को धन व्यय करने के बाद प्राप्त होती हैं। अप्रत्यक्ष में हमें धन व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, घर के काम को आसान करने के लिए हमने नौकर रख लिया, ठीक है। हम अपने घर में क्या करते हैं, झाड़ू पोछा खुद नहीं करते, वो नौकर करता है, ठीक है। अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए कम मूल्य में अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां या वस्तुएं इत्यादि खरीदना, ठीक है। हम जाते हैं कहाँ पर, कहीं मार्केट में जाते हैं और सोच विचार कर जाते हैं कि यहाँ पर थोड़े कम पैसे में मिल जाएगी, तो वो क्या है, वो हमारी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय होती है। इसमें जो आता है वो फ्रिंज बेनिफिट आ जाता है, ठीक है। उसके सहायक सेवाएं जो भी होती हैं वो आ जाती हैं। बार्टर सिस्टम आता है इसमें। बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे, मान लीजिए कि दो सब्जियां हैं और दो फ्रेंड्स हैं स्कूल में, एक दूसरी सब्जी लाई है मटर पनीर की और एक मिक्स वेज लाई है, तो दोनों ने आपस में आधी आधी शेयर कर ली और दोनों का लाभ मिल रहा है। एक के घर में सब्जियों के टमाटर उगाता है, एक व्यक्ति आलू उगाता है, तो उसने क्या कहा कि तुम मुझसे आधे टमाटर ले लेना, वो कहता तुम मुझसे उसके बदले में आधे आलू ले लेना, तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। अब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की जो आय होती है उनको बढ़ाने के कुछ उपाय देखेंगे कि हम अपने घर में प्रत्यक्ष आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष वास्तविक आय को बढ़ाने के कुछ उपाय देखते हैं। देखिए, घर में बागवानी की, हमने अपने घर में खुद सब्जियां उगाने शुरू कर दी, ये हमारी प्रत्यक्ष आय बढ़ाने के उपाय हो गया। पहला, बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा, घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में कोई प्लग खराब हो गया, उसको खुद ठीक कर लिया। कपड़ों की सिलाई घर पर कर ली। अचार पापड़ जैम घर पर बना लिए। मेहंदी खुद लगा ली घर पर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ बुक शेयर कर ली कि तुम मेरे से बुक ले लेना, सुबह के समय मैं पढ़ती हूँ, शाम को तुम पढ़ते हो तो शाम को तुम इस बुक से पढ़ लेना, ठीक है। या फिर लाइब्रेरी का यूज़ करना। ये सब प्रत्यक्ष वास्तविक आय को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं जिससे हम अपनी डायरेक्ट रियल इनकम को बढ़ाकर पारिवारिक आय को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय को बढ़ाने के कुछ उपाय। वो कौन कौन से हैं, देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कोई वस्तुएं हैं वो शेयर करके, जैसे बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, एक दूसरे के साथ शेयर करके, क्यों, जिससे दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, क्या होगा, दोनों का जो अतिरिक्त धन है वो खर्च होने से बच जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी के बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता है तो बदले में दूसरा व्यक्ति उसके लिए कोई ऐसा काम मुफ्त में कर दे जिससे कि ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति के धन की बचत हो सके। घर के काम को इजी बनाने के लिए कोई नौकर रख लेना, ड्राइवर रख लेना, ठीक है। ये भी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय को बढ़ाने के कुछ उपाय होते हैं। उसके अलावा जो कार्यस्थल है उससे प्राप्त जो सुविधाएं होती हैं, जैसे गाड़ी, पेट्रोल, बिजली या टेलीफोन के बिल की प्रतिपूर्ति, इनको अधिक से अधिक इनका लाभ उठाना, ठीक है। ये भी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय को बढ़ाने का एक उपाय है। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट आत्मिक आय। अब ये आत्मिक आय, इसको मानसिक आय भी बोलते हैं। ये मानसिक आय या आत्मिक आय क्या होती है, देखिए, जो मानसिक आय है इसका मीनिंग क्या है, उस खुशी से है, उस संतुष्टि से है जो व्यक्ति को कोई काम करने के बाद प्राप्त होती है, उसी को मानसिक आय कहते हैं। मानसिक आय का मीनिंग क्या है, एक निश्चित समय में एक परिवार को जो मौद्रिक आय मिल रही है या वास्तविक आय मिल रही है, उसके बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है उसी को मानसिक आय कहते हैं। इजी शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि मानसिक आय को संतोष के रूप में परिभाषित किया गया है कि हमें सेटिस्फेक्शन कितना है। जैसे कितने लोग होते हैं, चाहे वो कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं होती, और हमेशा उनके अंदर और वाली बात होती है। तो सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है कि उनको, यदि सेटिस्फाई होते हैं वो, तो वो मानसिक आय होती है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की सेवाओं से और वस्तुओं के उपयोग के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी आय, ये हो गई मानसिक आय। ये एक प्रकार की गुप्त आय होती है जिसका हम जो मौद्रिक आय है उससे मुद्रा के रूप में हम उसका आकलन नहीं कर सकते,
ठीक है। तो ये एक प्रकार की गुप्त आय होती है और ये जीवन की क्वालिटी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये जो आत्मिक आय है इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यक्तिगत होती है। ये आय परिवार की रुचि और उसके जो जीवन मूल्य हैं इन पर निर्भर करती है। कुछ व्यक्तियों को क्या होता है, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, जैसे फिल्म देखना, घूमने के लिए जाना, इनसे संतुष्टि मिलती है। जबकि कुछ लोगों को क्या किससे संतुष्टि मिलती है, कहीं पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यदि, तो उससे संतुष्टि मिलती है। तो इसकी गणना नहीं की जा सकती है। आत्मिक आय को यदि हम बढ़ाना चाहें तो इसके बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेंगे। जैसे हम कहीं कुछ वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, दुकानदार से मोल भाव कर लिया, उसको डिस्काउंट मिल गया हमें कि 10% 20% मिल गया, तो उससे क्या होती है, उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदना, इस बात से की संतुष्टि होती है कि हमने अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदी, ठीक है, लंबे समय तक और ये हमारे साथ बिना खराब हुए चलेंगी। और धन का सोच समझ कर प्रयोग करने पर भी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। हमने कुछ खरीदा और हमें पता है कि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बहुत कम पैसों में खरीद लिया, तो वो भी हमें एक मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है। तो यहाँ पर हमने आय के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम आज का क्विज लेते हैं जिसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी बच्चे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है और समझा है वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आयोजन, प्रबंधन, मूल्यांकन या फिर नियंत्रण। अभी अभी आपने पढ़ा है कि लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यस, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको सही आंसर पता है, वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम आज का, वित्तीय प्रबंधन किसे कहते हैं। धन का उचित प्रयोग, बचत या निवेश। धन का उचित प्रयोग, बचत भी और निवेश भी। ठीक है बच्चे, आंसर करिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, परिवार के सदस्य काम करके जो कमाते हैं उसे क्या कहते हैं हम। मौद्रिक आय, पारिवारिक आय, प्रत्यक्ष आय या फिर वास्तविक आय। तो इसका आंसर दीजिए कि परिवार के सदस्य काम करके जो कमाते हैं उसको क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, A B C D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मौद्रिक आय, वास्तविक आय तथा आत्मिक आय को सम्मिलित रूप से कौन सी आय कहते हैं। प्रत्यक्ष आय, वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष आय या फिर पारिवारिक आय। यू हैव 4 ऑप्शन हेयर, A B C D। जल्दी से एक सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्विज जरूर सॉल्व करेंगे। क्विज से ही पता लगता है कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। अब हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।